अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। अच्छा जी, कल हमने पढ़ा था आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। उसमें हमने डेफिनेशन देखी थी, कुछ कंसेप्ट्स देखे थे और कुछ पीरियाडिक ट्रेंड हमने छोड़ दिए थे। हमने कुछ फैक्टर्स को डिस्कस किया था। हमारे पीरियाडिक ट्रेंड्स का आधा टॉपिक रहता था जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी मैंने कल आपको बताया था, ऐसी कम से कम मिकदार है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें चाहिए। किसी भी आइसोलेटेड गैस स्टेट में एटम पड़ा है, सिंगल एटम है, उसमें उसके आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट करवाना है हमने, उसके लिए एनर्जी चाहिए। उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। सिंपली आप याद करें, किसी भी एटम की आयोनाइजेशन करवाने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब पीरियोडिक टेबल है हमारे पास, उसमें दो चीज़ें हैं। एक हमारे पास पीरियड्स हैं, एक हमारे पास दूसरे ग्रुप्स हैं। पीरियड्स हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स और वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। अब हम दोनों में हमने आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखना है कि कहाँ बढ़ रही है, किस में कम हो रही है। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम पीरियड्स को देखें, पीरियड्स में हमारे पास हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो कुछ चेंजिंग्स आती हैं एटम एटॉमिक साइज के अंदर, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एटम्स की, उनमें चेंजिंग्स तब्दीलियाँ आती हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जैसे कि न्यूक्लियर चार्ज है। न्यूक्लियर चार्ज में तब्दीली आएगी। न्यूक्लियर चार्ज के साथ क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज होता है कि ये बेसिकली न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव या जी से एटॉमिक नंबर से पॉजिटिव चार्ज से शो भी कर सकते हैं। अब ये न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते जाएंगे ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा जिसकी वजह से न्यूक्लियर जो फोर्सेस हैं, न्यूक्लियर अट्रैक्शन की, न्यूक्लियस की फोर्स है आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वो इंक्रीज करेगी। जब वो फोर्स इंक्रीज करेगी तब वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टाइटली बाउंड हो जाएंगे, उसकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ बहुत ही स्ट्रांगर हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, स्ट्रांगेस्ट। जैसे जैसे ये स्ट्रांग फोर्स न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ती जाएंगी, न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से एटॉमिक साइज रिड्यूस होता है, जिसकी वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन है करीब आते जाते हैं। अब आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स का जो ताल्लुक है न्यूक्लियस के प्रोटॉन के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स हो जाती है, जिसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। बेसिकली हम न्यूक्लियर अट्रैक्शन को ही तोड़ रहे हैं ये एनर्जी देके। तो हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इस केस में, अगर ये बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या इसका रिलेशन बनेगा? न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यूज हैं वो बढ़ती हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज इंक्रीज करेंगी, डायरेक्ट रिलेशन है वो, आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी इसकी। अब एटॉमिक साइज की बात करें, ये भी फैक्टर है एटॉमिक साइज। अब अगर एटॉमिक साइज को देखा जाए, एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट जब पीरियड्स के अंदर हम मूव करते हैं एटॉमिक साइज भी रिड्यूस होता है। एटॉमिक साइज रिड्यूस होता है बिकॉज क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, अंदर प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के शेल्स नहीं बढ़ रहे, इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं लेकिन शेल्स कांस्टेंट है, नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट है। तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ती जाएंगी, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन खींचे चले आएंगे न्यूक्लियस की तरफ। तो क्या होगा? न्यूक्लियर फोर्स बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से शेल का साइज रिड्यूस हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं एटॉमिक रिडक्शन हो गई, साइज रिड्यूस हो गया। अब एटॉमिक साइज के बढ़ने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि एटॉमिक साइज हमारे पास कम हो रहा है, अगर कम होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा लगानी पड़ती है। इसका क्या होगा? इनवर्स रिलेशन होगा। अब पीरियड्स के अंदर एक और फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट, उसका भी थोड़ा इसका इधर रोल है। शील्डिंग इफेक्ट को अगर देखें तो शील्डिंग इफेक्ट, अगर इसको इधर देखें तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? ये भी एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, इंटरवीनिंग शेल्स इंक्रीज होते हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाती है। लेकिन इधर उलट है, इधर शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है, इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ते हैं ना, लेकिन पीरियड्स के अंदर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं होते,
मतलब नंबर ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज नहीं होंगे, सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन में ही इजाफा होगा। तो क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट इधर क्या होता है जी, इधर ये शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। शील्डिंग इफेक्ट पीरियड्स के अंदर कांस्टेंट रहता है। अब अगर इलांग दी ग्रुप आ जाए, इलांग दी ग्रुप आए तो इलांग दी ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक साइज, इधर भी एटॉमिक साइज का फैक्टर है। फर्स्ट फैक्टर कौन सा है, एटॉमिक साइज का। एटॉमिक साइज इधर क्या होता है ग्रुप के अंदर, जब हम टॉप टू बॉटम मूव करें, टॉप टू बॉटम मूव करें पीरियोडिक टेबल, तो क्या होता है, एटॉमिक साइज विल इंक्रीज। एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे। जब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो अट्रैक्शन वीक होती जाएगी। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के प्रोटॉन के दरमियान। तो न्यूक्लियर जो अट्रैक्शन है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन वो टाइटली बॉन्डेड थे, वो अट्रैक्शन वीक होती जा रही है। जैसे जैसे हम ऊपर से जैसे जैसे नीचे आएंगे टॉप टू बॉटम, एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा और ये इंक्रीज करने की वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन वीक हो जाएगी, उसको तोड़ना आसान हो जाएगा अट्रैक्शन को। तो हमें कम एनर्जी चाहिए, तो एटॉमिक साइज के इंक्रीज करने से क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज कम होती जाएंगी, यूनिवर्सल सोल्यूशन। ये भी फैक्टर है ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। और एटॉमिक साइज है, इधर शील्डिंग इफेक्ट भी आ जाता है। शील्डिंग इफेक्ट, अगर शील्डिंग इफेक्ट को देखें, इधर शील्डिंग इफेक्ट का भी फैक्टर, इसका भी रोल है, क्योंकि टॉप टू बॉटम हम जब मूव करते हैं एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज के बढ़ने की वजह से वो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स, इंटरवीनिंग शेल्स जो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान के शेल्स हैं, उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। उनके इजाफे की वजह से क्या हो रहा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन वीक हो रही है। अब उन इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन वीक हो रही है, उसी इफेक्ट को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। तो शील्डिंग इफेक्ट जैसे जैसे बढ़ेगा तो हमारे पास क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्स ये डिक्रीज होगी। ये दो मेन फैक्टर्स हैं ग्रुप में, आयोनाइजेशन एनर्जी के डिक्रीज करने का बास बनते हैं। अब कुछ एबनॉर्मेलिटीज हैं, उनको डिस्कस करते हैं। एबनॉर्मेलिटीज हम कहते हैं पिकुलर बिहेवियर इन पीरियड्स। अब हमने कहा पीरियड्स में हमेशा क्या होता है, लेफ्ट राइट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है। लेकिन कुछ एबनॉर्मलिटीज हैं, वो कहती हैं कि कुछ डिस्टेंस पे कुछ एटम्स के दरमियान पीरियड्स में जब हम मूव करते हैं लेफ्ट राइट, तो पिकुलर बिहेवियर आता है, एबनॉर्मल बिहेवियर आता है। वो कैसे आता है, उनकी उसकी भी रीजंस हैं। उसके मेनली दो रीजंस हैं। जब जैसे हम मैंने ग्राफ बनाया, इधर ग्राफ को देखें, वो एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे देखें। अब मैंने दो ग्रुप बनाए, दो मैंने पीरियड्स बनाए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, एक पीरियड। सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड को देखें, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। अब होना तो ये चाहिए कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे स्ट्रेट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाए, लेकिन इधर ऐसे 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 ये देखो अप एंड डाउन, ये पीक्स क्यों आ रही है, ये पिकुलर बिहेवियर को शो करती है। इधर एबनॉर्मलिटीज आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप है, हाइड्रोजन हीलियम का। सेकंड ग्रुप में देखो लिथियम फर्स्ट है, लिथियम की कम है, बेरिलियम की ज्यादा हो गई, फिर बोरॉन की कम हो गई। आयोनाइजेशन एनर्जी वाई एक्सिस पे आयोनाइजेशन एनर्जी लेते हैं, ठीक है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन की कम होगी बेरिलियम से, फिर कार्बन की बढ़ी, नाइट्रोजन की बढ़ी, फिर ऑक्सीजन की कम होगी, फिर फ्लोरीन की बढ़ी, फिर नियॉन की बढ़ी। फिर देखिए सोडियम तो थर्ड पीरियड में आके फर्स्ट इसकी कम है। अब इस थर्ड पीरियड को देखिए स्टार्ट से सोडियम की कम, मैग्नीशियम की ज़्यादा, फिर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में एबनॉर्मेलिटी आ रही है, इधर एल्यूमिनियम की कम हो रही है। और हालांकि होना तो ये चाहिए, पीरियड्स में बढ़ते जा रहे हैं आगे लेफ्ट टू राइट। हमने कहा लेफ्ट टू राइट क्या इंक्रीज होती है, इधर अचानक से एक चेंज आ गया, ठीक है, डिक्रीज हो गई। अब सिलिकॉन की बढ़ी, फास्फोरस की बढ़ी, सल्फर की फिर कम होगी, फिर क्लोरीन की बढ़ी, आर्गन की बढ़ी। अब दोनों पीरियड्स में, सेकंड और थर्ड पीरियड में, दो प्लेसेस पे एबनॉर्मेलिटी आई है। कहाँ कहाँ पे, एक बेरिलियम
और बोरान के केस में, एक मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के केस में। अब इसकी दो रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन है कि इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। ये देखिए एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी रीजन है। दूसरा आता है जी नेचर ऑफ ऑर्बिटल, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नेचर ऑफ ऑर्बिटल। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें दूसरे पीरियड के बेरिलियम और बोरान को, बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 बोरान की केस में 1s2 2p1 हो जाता है। अब इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 2s के अंदर है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2p के अंदर है। अब अगर हम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट रीजन को देखें तो इसकी बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, क्योंकि इसका जो आखिरी वैलेंस ऑर्बिटल है, वैलेंस सबशेल है, उसके इलेक्ट्रॉन s के कंप्लीट है, कंप्लीटली फिल्ड है, तो वो स्टेबल है, उसमें इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर इस केस में देखें इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन p में आ रहा है, 2p में। अब 2p में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो स्टेबल होगा ना, या 3 आ जाए वो हाफ फील्ड फिर भी स्टेबल है, लेकिन इधर पार्शली फील्ड है तो अनस्टेबल है। इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा आसान होगा, इसलिए बोरान की आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है बेरिलियम से, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2p में आ जाता है। अब ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की रीजन होगी। लेकिन अगर नेचर ऑफ ऑर्बिटल, ये रीजन भी डिपेंड करती है। नेचर ऑफ ऑर्बिटल में क्या क्या आता है? नेचर ऑफ ऑर्बिटल में s p d और f 4 ऑर्बिटल है। अब इस केस में बेरिलियम के केस में s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को हम नॉकआउट करवा रहे हैं, लेकिन बोरान के केस में p ऑर्बिटल से नॉकआउट करवा रहे हैं। अब s ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन पावर मैंने कल के लेक्चर में बताया था, वो बायो लिंक में आपको मिल जाएगा, तो उसको आप लाजमी देख लीजिएगा। उसमें मैंने नेचर ऑफ ऑर्बिटल डिस्कस की थी ब्रीफली। तो नेचर ऑफ ऑर्बिटल में क्या था? s की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा है क्योंकि न्यूक्लियस के करीब है, उसमें इलेक्ट्रॉन को निकलवाना बहुत मुश्किल है। फिर p में थोड़ा आसान है, फिर d में थोड़ा उससे आसान है, फिर f की बहुत ही आसान है उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकलवाना। तो ट्रेंड क्या बनता था? s की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, फिर p, फिर d, फिर f की सबसे कम। तो अभी s में से इलेक्ट्रॉन निकलवाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी ज्यादा लगानी पड़ेगी p के मुकाबले में। तो नेचर ऑफ ऑर्बिटल पे भी डिपेंड कर रही है ये पिकुलियर बिहेवियर। तो इधर से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि along the period जो पिकुलियर बिहेवियर है उसको डिस्कस करना है। डिस्कस दी एबनॉर्मलिटीज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी along the period। तो आपने ये दो रीजंस एक्सप्लेन करनी है, ये भी बना सकते हैं, लेकिन मेन आपने रीजन एक्सप्लेन करनी है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक आज का इधर ख़त्म होता है। 2 लेक्चर में मैंने इसको डिवाइड किया था, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई, क्योंकि नेक्स्ट इंशाल्लाह केमिकल बॉन्डिंग के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे होगा इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट।